हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो मेरे साथ शख्स बैठे हुए हैं वो बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम लोग पॉक्सो एक्ट पे बात करेंगे, क्योंकि पॉक्सो का आप लोगों ने देखा होगा कि पॉक्सो का बहुत सारा मामला आ रहा है। जो बच्ची के साथ जो आजकल गलत काम किया होता है उस पर बहुत सारे मामले आते हैं। तो सर चूँकि पॉक्सो में एक्सपर्ट हैं, पॉक्सो में बहुत अच्छे केसेस सर कर रहे हैं, बहुत सारे नॉलेज रखते हैं। तो सर से आज मैं पॉक्सो एक्ट के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो आप लोग इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप लोगों से हर एक वीडियो की तरह इसमें भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सर, आप लीगल दर्पण चैनल में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आप मेरे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। माई सेल्फ संदीप कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, एनरोलमेंट नंबर D997। जी, तो जैसा कि सर अभी अपना आप इंट्रोडक्शन दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर, जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट किस तरीके से काम करता है, क्या प्रोविज़न है इसमें, कैसे ये प्रोटेक्ट करता है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि पॉक्सो एक्ट कब आया, क्या प्रोविज़न है और किस तरीके से ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। तो प्रथम मैं आपको बताऊं कि पॉक्सो है क्या। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसमें बालक, महिला, नौकर, रिश्तेदार, पुलिस, धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति जो ग्रुप में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या कोई भी महिला या कोई भी प्रिंसिपल या एम्प्लॉयर का संबंध रखने वाला व्यक्ति या इंडिविजुअल एक आदमी, सभी के खिलाफ ये बनता है। जो व्यक्ति 18 साल से नीचे के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का बैड बिहेवियर, बैड टच, गुड टच करता है, उसके संबंध में पॉक्सो एक्ट लगता है। पॉक्सो एक्ट सन 2012 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। इसमें 18 वर्ष से कम के व्यक्ति या विक्टिम लेडी, बच्ची यदि इन्वॉल्व है तो वह भले बालक है या महिला है या पुरुष है, या गर्भ में भी यदि कोई बच्चा है, यदि उसके संबंध में किसी प्रकार का अपराध होता है तो उसके तहत भी पॉक्सो एक्ट लागू होता है। जी सर, आपके जवाब से मुझे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि पॉक्सो एक्ट में अगर किसी का वाइफ है और पॉक्सो उसकी वाइफ का एज जो है 18 साल से कम है, तो क्या अपने हस्बैंड के ऊपर वो पॉक्सो का केस लगा सकती है, कंप्लेंट कर सकती है? देखिए, एग्रीड पर्सन्स महिला हो सकती है, यदि वो 18 से नीचे की है तो पॉक्सो एक्ट स्पेशल एक्ट है, लागू होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है, दूसरे टर्म होता है असॉल्ट, तो दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, सेक्सुअल असॉल्ट और असॉल्ट में? फर्स्ट तो असॉल्ट मीन्स जहाँ पर हम किसी को शारीरिक नुकसान पहुँचाते हैं हथियार के थ्रू, या हम बगैर टच किए किसी व्यक्ति को मारते हैं, किसी लेडी को मारते हैं, किसी बच्ची को मारते हैं बगैर टच किए, तो वहाँ असॉल्ट केवल बनेगा, असॉल्ट। जी, जहाँ सेक्सुअल असॉल्ट की बात होती है वहाँ सेक्सुअल असॉल्ट में बैड टच मस्ट है। सेक्सुअल असॉल्ट में देखिए कहा गया है एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसेट्रिया। जी, कोई भी कार्य अपराध नहीं जब तक उसकी मानसिक स्थिति ये साबित न करती हो, क्रियाकलाप उसकी ये साबित न करती हो कि इसकी स्थिति सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है। सेक्सुअल ऑफेंस तभी संबंधित होगा जब वह बैड टच करेगा या टच करके किसी महिला या किसी बच्ची को छुएगा, और वो डिपेंड करता है उसके स्टेटमेंट पे कि वह हमको इसलिए छू रहे थे या उन्होंने इस तरह से हमको गलत छुआ। जी, तो ऑल इज डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। जी, इट इज मैटर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट और असॉल्ट। असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट में एक ही अंतर है कि असॉल्ट में हम छूते नहीं, बैड टच करते नहीं है, मारते हैं उसको। किसी को थप्पड़ मार दिया मैंने, जी, हमला कर देते हैं, हमला करते हैं, किसी को मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, तो या किसी हथियार से मार देते हैं, तो असॉल्ट में आएगा, ना कि सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। सेक्सुअल असॉल्ट में हम किसी को बैड टच करते हैं, वो कहते हैं हमको गलत
तरीके से छुआ, गलत जगह छुआ, या हमारा दुपट्टा छीन लिया, या हमारा रास्ता रोकता है, हमें घूरता है, जहां इंटेंशन ये साबित कर रहा है कि वह लेडी या विक्टिम को ये अनुभव हो रहा है, फीलिंग हो रही है कि हमको गलत तरीके से देख रहे हैं, तो वहां सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। जी। तो सर इससे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि किसी बच्चे को बार बार गलत तरीके से छूना, बार बार गलत तरीके से उसको देखना, क्या ये सब एक्टिविटी जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है? जी जी आता है। अच्छा। 354 में अमेंडमेंट हो गया है, स्टॉकिंग इज आल्सो ऑफेंस। जी। एंड पीछा करना, किसी को घूरना या किसी को टच करना पोक्सो एक्ट में, अगर 18 से नीचे की बच्ची है तो पोक्सो एक्ट में जाएगा। यदि वो 18 के ऊपर है तो आईपीसी लागू होगी, यहाँ 354 लागू होगा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि एक होता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एक होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सेक्शन 5 ऑफ द पोक्सो एक्ट says that penetrative sexual assault means who applies private part in the child private part or mouth or in the anal. It means यदि कोई भी व्यक्ति अपना प्राइवेट पार्ट बच्ची या किसी बच्ची 18 साल से नीचे के बच्चों को छुआता है या उसके प्राइवेट पार्ट या माउथ या पर्सनल पार्ट में किसी प्रकार के अप्लाइज करता है तो वह पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। सेक्शन 5 में परिभाषित। जी। सेक्शन 6 में अगरवेटिव पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट का डिफिनीशन दी गई है सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट। जी। उसमें यह है कि वन आर मोर पर्सन, वेयर वन आर मोर पर्सन इज इन्वॉल्व, hence involved with the not below than 18 years girls। यदि किसी बच्चा गर्ल्स की जगह पर, चाहे गर्ल्स हो चाहे छोटा बच्चा हो, लड़का हो, यदि हम एक से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं या किसी संस्थान या किसी प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर के संबंध रखते हैं तो वहाँ सेक्शन 6 लागू होता है। यदि इवन हम लेबर भी हैं, पड़ोसी भी हैं, तो वहाँ भी सेक्शन 6 लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ पर पड़ोसी या किसी धार्मिक संस्थान या नौकर या रिश्तेदार या शैक्षिक संस्थान या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित है और ग्रुप में रहते हैं और उस ग्रुप का कोई व्यक्ति, एक लोकलिटी का कोई व्यक्ति किसी 18 साल से नीचे की व्यक्तियों को छूता है तो वहाँ पर हम एग्रीवेटिव पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा जाता है, माना जाता है। सेक्शन 6 में परिभाषित। तो यहाँ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वन आर मोर पर्सन्स हु इज बिलोंग फ्रॉम द ग्रुप, हु इज बिलोंग फ्रॉम द एज ए नेबर लोकलिटी, हु इज बिलोंग फ्रॉम द एनी कंपनी या फर्म और इंडस्ट्री और एज ए प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में है जी, तो वहाँ पर पोक्सो एक्ट के सेक्शन 6 लागू होगा जी, अदरवाइज सेक्शन 5 लागू होगा जी। इंडिविजुअल होने की दशा में यदि वो नेबर नहीं है, पड़ोसी नहीं है, ग्रुप से संबंधित नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है या एम्प्लॉई का संबंध नहीं रखता है तो वहाँ पर सेक्शन 5 लागू जी। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब सर नेक्स्ट मेरा प्रश्न जो है दिमाग में आ रहा है कि क्या पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अगर किसी बच्ची के साथ कोई ऐसा घटना हुआ है जो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है और बच्ची का पेरेंट्स नहीं है तो उसके पेरेंट्स की जगह पे कौन कंप्लेन कर सकता है? एनी पर्सन्स इवन पुलिस डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्ति नियर रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, कोई भी व्यक्ति कंप्लेन उसकी बिहाफ पे कर सकता है, उसके हेल्प में। ये अमेंडमेंट हो गया है। अच्छा सर, यदि किसी बच्ची के साथ कोई पोक्सो का मतलब घटना होता है और बच्ची को लेने के लिए पुलिस वाले आते हैं कुछ पूछताछ करने या थाना ले जाने या कहीं पे, तो उस पुलिस वालों को जो है वर्दी में रहना जरूरी है या वो बिना वर्दी के भी आ सकते हैं? इट हैज बीन मेंशन्ड क्लियर इन द पोक्सो एक्ट कि सिविल ड्रेस में हम बच्चे के साथ ताल्लुकात रखेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ द काउंसलर इज आल्सो शुड बी बिफोर द victim at the time of the counseling, at the time of the statement रिकॉर्ड। अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो इवन कोर्ट में भी हम काउंसलर का, लेडी काउंसलर उसमें होगी जी, और
अगर पुलिस डिपार्टमेंट आती है और उसकी पूछताछ करती है या थाने में या कोर्ट में या एनजीओ में ले जाती है तो वहाँ पर भी काउंसलर मस्ट है, और वो सिविल ड्रेस में। सर पोक्सो एक्ट चूंकि नया एक्ट है, क्योंकि इसमें मैं एक और बता दूं कि इसमें पोक्सो एक्ट में कहा कि एनी पर्सन कैन बी इन्फॉर्म अबाउट द ऑफेंस इन द पुलिस स्टेशन और बिफोर द कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। काउंसलिंग विल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द मेडिकल आल्सो, अरेस्ट आल्सो। काउंसलिंग जो है मस्ट है, अगर बच्चा 18 साल से नीचे है, चाहे विक्टिम हो चाहे एक्यूज हो जी, तो काउंसलिंग जो है सिविल ड्रेस में होगी, पुलिस वहाँ सिविल ड्रेस में जाएगी और काउंसलर भी लेडी होगी। ये बस। सर पोक्सो चूंकि नया एक्ट है, बाद में आया, तो क्या पोक्सो एक्ट में टोटल यदि मैं सेक्शन की बात करूं तो टोटल कितने सेक्शन हैं? पोक्सो एक्ट हैविंग अप्रॉक्सिमेटली 46 सेक्शंस। 46 सेक्शंस है जी सर, आपने सही बताया। सर अब एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, क्या कोई पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई ऐसा जजमेंट पास हुआ है जो कि रिलेवेंट है और कुछ बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जर्नैल सिंह का जी, एक लैंडमार्क केस है जर्नैल सिंह का। उसमें बताया गया है कि प्रोसीजर अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड जी, इसमें बहुधा आप देखते हैं कि पोक्सो एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा, ये लड़की या ये बच्चा 18 से जो नीचे है ये कैसे निर्धारित होगा। तो उसमें गाइडलाइंस दी गई है कि प्रोसीजर अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड अंडर पोक्सो एक्ट काइंडली सी जर्नैल सिंह केस। उसमें इफ एमसीडी और स्कूल सर्टिफिकेट इज अवेलेबल देन अपोजिट पार्टी हु हैज सस्पिशन ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ द एमसीडी और स्कूल सर्टिफिकेट ही कैन मूव एप्लीकेशन फॉर द ओसिफिकेशन टेस्ट बिफोर द कोर्ट्स। इफ not filed ossification test applications, then MCD or school record will be sufficient for the proceeding under POCSO Act। सर ये यौन हमले जो होते हैं, तो यौन हमले के केस में मिनिमम और मैक्सिमम कितने साल तक का सजा हो सकता है? देखिए मैक्सिमम इज डिपेंड ऑन द फैक्ट और सर्कमस्टांसेस एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस जी। इफ सीरियस नेचर का केस है तो मिनिमम 10 साल तक की सजा है जी, मिनिमम 3 साल की सजा है, मैक्सिमम 5 और 10 तक हो सकता है। अच्छा। मतलब ये सीरियस नेचर के केस है, बहुत क्रूर तरीके से, तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। यू मीन टू से दैट इट इज टोटली डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। यस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट एंड फैक्ट एंड डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एंड अदर सपोर्टिंग एविडेंस एंड एक्सरसाइज का स्टेटमेंट्स, रिलायबिलिटी एंड सपोर्टिंग एविडेंस, इट शुड बी। थैंक यू। तो आपने 2 क्वेश्चंस और पूछना चाहिए था जी जी। कंप्लीट पोक्सो एक्ट के संबंध में आपको बताया मैंने जी जी। 3 क्वेश्चन और बनते हैं इसमें जी, बताइए सर। कि व्हाट विल बी लिमिटेशन जी इफ ऑफेंस हैज बीन हैपेंड, तो व्हाट विल बी लिमिटेशंस अबाउट द पोक्सो। पोक्सो के संबंध में कोई हादसा हो जाता है जी जी, और वो साइलेंट रहती है जी, बच्चे वाला या लड़का वो भी कंप्लेनेंट है वो साइलेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो वहाँ पर बताया मैंने कि पोक्सो एक्ट में नो स्पेसिफिक प्रोविजंस इज लेट डाउन मेंशन इन द पोक्सो अबाउट द लिमिटेशन जी। इसलिए क्योंकि शेड्यूल 2 में सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जहाँ पर साइलेंट हो लिमिटेशन वहाँ पर 468 469 के मुताबिक सीआरपीसी के मुताबिक लिमिटेशन लागू होगी। इसलिए पोक्सो एक्ट में ये प्रोविजन नहीं लिखा है लिमिटेशन। यदि उसका ऑफेंस हो जाता है 376 या 354 के संबंध में और वो 18 से नीचे है तो अंडर पोक्सो एक्ट के तहत उसी प्रोविजन 468 469 के मुताबिक उसमें लिमिटेशन लागू होगी और उसी के मुताबिक इन्फॉर्मेशन एट एनी स्टेज आप दे सकते हैं विद इन लिमिट। दूसरा आपने एक क्वेश्चन और वो आपको पूछना चाहिए कि विक्टिम आइडेंटिफिकेशन क्या कैसे होगा जी। तो प्रोसीजर हैज बीन मेंशन इन द पोक्सो एक्ट। विक्टिम आइडेंटिफिकेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल इवन एट द टाइम ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशंस। नेम ऑफ द विक्टिम एंड एड्रेस ऑफ द विक्टिम शुड नॉट बी मेंशन इन द क्लियर वर्ड। इट शुड बी सेक्रेट फॉर द पर्पज ऑफ द नो डिफेम
इन द फ्यूचर ऑफ यस टू द विक्टिम। जी, तो उसका नाम पता छिपाया ये जाता है, सब क्रॉस छिपाना में नहीं नहीं लिखा चाहिए, जाएगा, बच्ची बदनाम ना हो, फ्यूचर इसलिए उसका नाम नहीं लिखा सिक्योर जाता, रहे। केवल हिंट दे करके क्रॉस करके छोड़ा जाता जी। है। ये प्रोविजन है स्पेशल। जी, दूसरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें इन द एब्सेंस ऑफ द एडवोकेट, जी, क्या विक्टिम या एक्यूज जो 18 से नीचे है जी, जी, वह कोई वकील कर सकता है। तो यहाँ पर ये प्रोविजन है कि इन द एब्सेंस ऑफ द एडवोकेट कोर्ट हैविंग पावर टू अपॉइंट एनी स्पेशल एडवोकेट एज एन एमिकस क्वेरी और लीगल एड काउंसिल for the help of the accused or for the help of the victim। दूसरा एक चीज और लास्ट क्वेश्चन, जी, अधिकतर बहुधा लोग ये सोचते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और असॉल्ट क्या है। आपको अभी अभी बताया था मैंने, जी, जी, कुछ देर पहले बात हुई थी। असॉल्ट में किसी को थप्पड़ मार देना या असॉल्ट में किसी हथियार से हम किसी को मार दें, लाठी से, डंडे से, फावड़े से, तो असॉल्ट होगा, सेक्सुअल असॉल्ट होगा। सेक्सुअल असॉल्ट इज डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, क्योंकि एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसेट्रिया, कोई भी कार्य अपराध नहीं जब तक उसकी मानसिक स्थिति संबंध में कोई ऐसी रोल न बताया जाए। यदि उसने ऐसा रोल बताया है कि हमको बैड तरीके से या बैड रोल बताया है जो कि सेक्सुअल इमिटेशन को दर्शाता है, जी, जी, तो वहां सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज डिफरेंट थिंग। इन इंडिया सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए सिविल लॉ है, जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कोई भी केस नहीं बनता। सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग। असॉल्ट इज आल्सो डिफरेंट थिंग्स। हैरेसमेंट यदि है तो वहां पर हम सिविल रेमेडी है आपके पास, आप क्लेम फाइल करेंगे कि हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया या सेक्सुअल हैरेस करते हैं। जी, जहां पर ये बात नहीं है कि हमको स्टॉकिंग करते हैं या हमारे साथ गलत अपराध किया या प्राइवेट पार्ट को छुआ, जहां ये बातें नहीं हैं, जी, केवल ये कहा गया कि हमको फ्रॉम द डेट ऑफ बिफोर 3 years हमको हरस किया जा रहा है, तो वहां पर कोई केस नहीं दर्ज होना चाहिए। वहां पर केवल सिविल लॉ लागू होता है, सिविल रेमेडी है कि आप क्लेम फाइल कर दीजिए कि आप उससे क्लेम लीजिए। इट इज कंप्लीट क्वेश्चनेयर जो आपने तैयार किया और पूछा हमसे, जी, और जेन्युइन है, और पूरा पोक्सो के संबंध में कंप्लीट पोक्सो एक्ट यही है। जी, पोक्सो क्या है आपको बताया मैंने, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अधिकतर लोग पोक्सो के संबंध में दो बातें बहुत बहुधा में आता है, सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बातें बगैर पढ़े बगैर पूछे नहीं जानकारी हो सकती, क्योंकि पोक्सो का फुल फॉर्म नंबर 1 जानना जरूरी है। दूसरा, वो जो आपने एक क्वेश्चन बहुत पहला पूछा था आपने कि क्या वाइफ जो 18 से नीचे है पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करा सकती? बिल्कुल दर्ज करा सकती है, क्योंकि 377 तो बनता ही बनता है। बिल्कुल। चलो बीबी है, 500 नहीं बनेगा, बीबी है, क्योंकि सीआरपीसी में प्रोविजन है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस इफ एक्यूज हैविंग मैरिटल स्टेटस मैरिड। तो अगर शादीशुदा है तो 500 नहीं बनेगी, 354 नहीं बनेगी, 376 मान लीजिए नहीं बनेगी, लेकिन 377 तो बनेगी, क्योंकि अननेचुरल बिल्कुल के लिए तो कोई प्रोविजन है ही नहीं है कि बीबी होने के नाते आप अननेचुरल भी कर सकते हो। नहीं, उसमें भी अननेचुरल तो इवन कॉन्सेंट भी हो तब भी गलत है। थैंक यू फॉर द टेकिंग प्रीशियस टाइम। फ्रेंड्स, आपने आज एडवोकेट संदीप श्रीवास्तव सर से जाना पॉक्सो एक्ट के बारे में, डिटेल से सर ने जानकारी दिया। सर जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हैं, और चूँकि क्रिमिनल में सर का बहुत अच्छा ही पकड़ है, तो सर आपने मेरे व्यूअर्स के लिए, मुझे मेरे चैनल में आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
आप मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। और यदि कोई आपका क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।